आज क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक, पीछे हमने निर्वाचन पढ़ लिया था, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ लिए थे। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि आप सबको वो सारे अनुच्छेद याद हैं। मान ले रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो आपके लिए गिल्ट फील होगा, तो आप याद कर ही लेंगे। ऐसा मानने से तो कर ही लेंगे, नहीं करेंगे तो ठीक। तो हमने ऐसा मान लिया अनुच्छेद सारे आपको राष्ट्रपति के याद है। अब राष्ट्रपति की शक्तियां आपको पढ़नी है। शक्तियों में आपको कोई भी अनुच्छेद याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे पूछेगा किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो भी बच्चे आर्मी के लिए पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा ये पूछता है। ये पूछेगा इसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है। किसी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। या आरओ का एग्जाम होता है तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपने देखा होगा कथन करके पूछता है। किसी का डाला है क्या? अच्छा, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कथन। 80% क्वेश्चन उसके कैसे आते हैं जो कथन के दिए होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन थोड़ा कठिन होते हैं। ठीक, तो हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। फिर वो ऐसे पूछेगा राष्ट्रपति नियुक्ति के बारे में दे देगा, या पूछेगा निम्नलिखित में से किसकी एक की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, ऐसे पूछेगा। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियों जो कार्यपालिका से संबंधित हैं। आपको पता है कार्यपालिका में कौन कौन आता है? बताओ, कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक, कार्यपालिका में कौन कौन आ जाता है? राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये किसके अंग होते हैं? कार्यपालिका के अंग होते हैं। कार्यपालिका का कार्य क्या है? विधि के अनुसार शासन करना। ठीक, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनसे संबंधित राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती है, इसके बारे में हमें जानना है। कार्यपालिका शक्ति किसकी? राष्ट्रपति की। सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? एक प्रकार का राष्ट्रपति के नीचे होता है जो कार्यवाहक के रूप में काम करेगा जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो, और वैसे राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। तो ये तो एक प्रकार का अंग आप मान सकते हो, राष्ट्रपति का ही एक प्रकार का क्या है? अंग है। फिर आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों के बीच क्या करता है? विभागों का बंटवारा करता है। ठीक, जितने भी राज्य होते हैं उन राज्यों में क्या करता है? राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ठीक, अगर कोई यूटी है तो उसमें किसकी नियुक्ति करेगा? केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या फिर शासक की नियुक्ति करेगा। और जितने भी आयोग होते हैं उन आयोगों की किसकी नियुक्ति करेगा? उन आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अब आयोग में दो तरह के आयोग होते हैं, एक तो संवैधानिक आयोग, दूसरे होते वैधानिक आयोग। ठीक, पहले आपको ध्यान रखना प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को बना सकता है जिसे लोकसभा में क्या हुआ हो? बहुमत प्राप्त हुआ हो। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में करेगा। दूसरा पॉइंट ये रखना याद कि कभी भी राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री के लिए बहुमत कहाँ होना चाहिए?
लोकसभा में होना चाहिए। ठीक, ये तो ध्यान दो बेटा, बाद में सही कर लेना, वो हम करवा देंगे। जहां भी आपको लग रहा है कि सर यहाँ छूटा हुआ है, लास्ट में 5 मिनट पहले बंद कर देंगे, वो कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा में आप कितनी भी सीटें ले आओ, राज्यसभा से बहुमत से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए किसमें बहुमत होना चाहिए? लोकसभा में। लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। दोनों क्वेश्चन में बड़ा अंतर है और बहुत बारीक अंतर है। अंतर बड़ा है लेकिन बारीक है, मतलब समझने के प्रयास करोगे तभी समझ पाओगे। अगर ये क्वेश्चन उसने दे दिया, पहले आप इसे समझ लो, संवैधानिक आयोग उसके बाद बताएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन कथन करके बताना पड़ेगा। जितने भी आयोग होते हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आयोग कितने तरह के? 2, एक तो संवैधानिक आयोग और दूसरा वैधानिक आयोग। वैधानिक आयोग क्या होते हैं? जो भी आयोग बनाए जाते हैं, पहले ये वाला समझ रहे हैं, ठीक है। वैधानिक आयोग क्या होते हैं? जो भी आयोग ऐसे बनाए जाते हैं किसी की जांच के लिए, किसी की जांच वगैरह के लिए जो आयोग बनाए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? वैधानिक आयोग। जैसे आपने पढ़ा था राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग, तो उसमें एक अध्यक्ष था न्यायमूर्ति फजल अली, उनकी नियुक्ति किसने की होगी? राष्ट्रपति ने की होगी। तो इस तरह से जितने भी आयोग बनाए जाते हैं, जांच कमेटी के रूप में बनाए जाते हैं वैसे भी, तो उन सबके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरे होते हैं संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग वो होते हैं जिनकी चर्चा संविधान में की गई है, वो सभी आयोग कैसे हैं? संवैधानिक आयोग है। तो संवैधानिक आयोगों में कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे निर्वाचन आयोग है, और बताओ, हाँ जैसे वित्त आयोग है, और जो भी लोक सेवा आयोग है, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो चाहे केंद्र का लोक सेवा आयोग हो, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वैधानिक आयोग में जैसे मानव अधिकार आयोग है, ठीक। दूसरा महिला आयोग है, और संस्कृति आयोग, शिक्षा आयोग, ये तो होंगे ही। जैसे SC/ST आयोग है या पिछड़ा वर्ग आयोग है, नहीं SC/ST पिछड़ा वर्ग तो संवैधानिक में है, ये संवैधानिक है दोनों, SC/ST और पिछड़ा वर्ग दोनों। हाँ नीति आयोग आ जाएगा। SC/ST और OBC ये सब किस में आएंगे? संवैधानिक आयोग में आएंगे। तो ये जो आयोग है, 2 तरह के आयोग होते हैं, सीधे ध्यान रखना। जिनका जिक्र संविधान में है वो संवैधानिक आयोग है, जिनका जिक्र संविधान में नहीं है वो कैसे है? वैधानिक आयोग। दोनों आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक, राष्ट्रपति क्या करता है? अंतरराज्यीय जो परिषद का गठन किया जाता है उसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब अंतरराज्यीय परिषद का गठन क्यों किया जाता है? जब 2 राज्यों के मध्य किसी बात को लेकर जब भी 2 राज्यों में आपस में किसी बात को लेकर क्या होता है? विवाद होता है। ठीक, चाहे वो नदी जल विवाद हो या जमीन को लेकर कोई विवाद हो, तो उसके लिए किसका गठन किया जाता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। वो अंतरराज्यीय परिषद की जो नियुक्ति गठन करता है वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो इतनी चीजें आपको कार्यपालिका शक्तियों के रूप में याद रखनी है। हम बात ये कर रहे थे, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां आप गलत कर सकते हो क्वेश्चन को। इसे रब कर दे रहे हैं, ये तो सही से लिखा है उसमें। कोशिश करेंगे इस क्लास के जो भी बच्चे हैं उनके लिए बुक आएगी, उसे निःशुल्क दी जाए, क्योंकि तुम लोगों ने एक बार पैसे खर्च कर दिए नोट्स में। कोशिश करेंगे, ये नीति निदेशक तत्व है, ऐसा कह नहीं रहे हैं, बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बजट ठीक ठाक रहा तो निःशुल्क दी जाएगी तुम लोगों के लिए जो किताब आएगी पॉलिटी की, और ये कोशिश है दिसंबर में आई जाएगी। ठीक, तब तक आपका हाँ दिसंबर में आ जाएगी। ठीक है,
उसमें कुछ चीजें नई ऐड करवा रहे हैं, जैसे अब जितने बड़े एग्जाम है आर ओ तो सोच रहे हैं थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डलवा दी जाए, इस तरह से थोड़ा टाइम लग रहा है। मान लो ज्यादा पेज भर रहे हैं प्रीवियस ईयर लग के, तो हो सकता है तुमसे पैसे ले लिए जाए, फिर भी तुमसे सबसे कम पैसे लिए जाएंगे जितना डिस्काउंट हो सकता है। बात हम किसकी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? तो ये कतई जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा सदस्य हो, कोई सा भी सदस्य हो सकता है। वो लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है, विधानसभा का नहीं हो सकता, क्योंकि विधानसभा वो है राज्य का है। ठीक, ध्यान रखना, ये पहले सारी चीजें आप क्लियर कर लो, आगे और क्लियर कर लेना। अभी आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, जब हम विधानमंडल पढ़ेंगे, जब हम संसद पढ़ेंगे, तो बिल्कुल डाउट आपका खत्म हो जाएगा। या तो वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, तो वो व्यक्ति का बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। ये कतई कंडीशन नहीं कि वो लोकसभा का होना चाहिए। मोदी जी किसके सदस्य हैं? लोकसभा के। इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो किसके थे? राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक, लेकिन अगर उसने पूछा कि बताइए किस सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा दोनों का बन सकता है। किस सदन का सदस्य, इसलिए बता रहे थे क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। किस सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है? तो लोकसभा का भी हो या राज्यसभा का, किसी का भी हो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा कतई जरूरी नहीं कि वो लोकसभा का होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, किस सदन में बहुमत प्राप्त दल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? किस सदन में बहुमत प्राप्त दल का व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल लोकसभा। लोकसभा में ही बहुमत प्राप्त दल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर किसी को राज्यसभा में बहुमत प्राप्त है तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, उस दल का नेता। अब प्रधानमंत्री का तो वैसे निर्वाचन होता है, नियुक्ति होती है। बताओ, प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, नियुक्ति होती है। जैसे राष्ट्रपति का पूछा जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, नियुक्ति। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, पीछे हमने पढ़ा है, निर्वाचित होगा। लेकिन प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है वो पूछेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है निर्वाचन, तो प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। ठीक, निर्वाचन किसका होगा? लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन होगा। जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, उस दल में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये राष्ट्रपति तय नहीं करेगा। जैसे मान लो एक पार्टी अपनी बनाओ कुछ अलग, शहीद भगत सिंह पार्टी, ऐसे बना लो। ये हमारी पार्टी जिसका नाम क्या है? शहीद भगत सिंह। इसका जो वाक्य रहेगा इनकलाब, या फिर वो एक है कौन से, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका मतलब पता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। पता है? सुना तो बहुत है। इसका मतलब ये है कि अब इस सर को धड़ से अलग कर दिया जाए, ये तमन्ना हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब ये देखना है कि जो कत्ल करने वाला है उसके बाजुओं में कितना जोर है। अब हमारी गर्दन है, वो एक आशुतोष राणा की एक कविता है, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो यही उन्होंने कहा था। किसका? ये बिस्मिल्लाह उनका है। सरफरोशी की तमन्ना किसका है? बिस्मिल है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल का। ठीक, तो यही हम बात रखेंगे। हमारी पार्टी का नाम क्या है? शहीद भगत सिंह पार्टी। इस पार्टी को आपको लोकसभा में मिल गया बहुमत। ठीक, लेकिन ये पार्टी हम लोगों की है, हम तो युवा लोग हैं, नए नए, सब लोग चाहते हैं हम प्रधानमंत्री बन जाए। ये लड़की चाहती है हम प्रधानमंत्री बन जाए,
ऐसा है? अगर मौका मिलेगा तो मना कर दोगी? कोई मना नहीं करेगा, भले तुम्हारी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं हो। ऐसी बात है ना बेटा, नहीं बनोगी? ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, जितने भी लोग हैं सब चाहेंगे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। अब राष्ट्रपति भी सबको, तुमने लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लिया तो इसका मतलब थोड़ी कि सबको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देगा। पहले आप अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुनो, जिसे कहते हैं बहुमत प्राप्त दल का नेता, या जिसे कहते हैं नेता सत्ता पक्ष। तो पहले इस पार्टी को, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ है, इन्हें अपने में से किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, सदन का नेता चुनना पड़ेगा। और जो सदन का नेता ये लोग चुन लेंगे, उसकी सिफारिश की जाएगी राष्ट्रपति को कि हमारा व्यक्ति ये है, हमारे दल का बहुमत प्राप्त दल का नेता ये है, आप इसे प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करो, तो राष्ट्रपति उसे नियुक्त करेगा। ठीक है? तो पहले जो व्यक्ति जीत के आएंगे उनमें से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनना होगा। पहले से तय नहीं होता है। जैसे मान लो कुछ पार्टी अपना चेहरा घोषित कर देती है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव हुए, वहां घोषित नहीं हुआ ना मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब वो अपना चुनेंगे ना, एक अपना चुन लेंगे, उसके बाद राज्यपाल उसे क्या करेगा, शपथ दिलवा देगा। इसी तरह प्रधानमंत्री होता है, जब तक वो लोग चुन नहीं लेते अपने में से किसी को, तब तक राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएगा उसे। हाँ, बाबा जी ही बनेंगे। बाबा जी से काम चल रहा है तो भाई क्यों। हाँ भाई, पढ़े लिखे लोगों की तो जरूरत है ही नहीं ना देश में। सही बात है। आप अपने गांव में देख लो कितने परसेंट लोग तैयारी कर रहे हैं। 15% हम मान लो, 15% लोग पढ़े लिखे सही से जो चाहते होंगे एजुकेशन में सुधार हो, मुश्किल से 15% होंगे। नहीं, हम मान लो ओवरऑल कहीं ज्यादा होंगे कहीं कम होंगे, तो औसत निकाल लो कितना होंगे, 15% होंगे। कितने परसेंट नहीं कर रहे होंगे तो 85%। ठीक। पुलिस की वैकेंसी ना आने से कितने परसेंट दिक्कत है, मात्र 15% को ना आने से। ठीक, इन्हें दिक्कत है। ना आने से खुशी कितने लोगों को है, इतनी खुशी होगी, मतलब ये लोग जो आपके गांव के हैं, इन्हें सरकार से कोई फायदा नहीं है, 1% कोई फायदा नहीं है सरकार से, लेकिन इन्हें इस बात की खुशी है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कम से कम हमारे जैसे तो रहेंगे। केवल इसी बात को लेकर वोट किसे दे देंगे, जो भी पार्टी होगी, मतलब बीजेपी से ही बीजेपी को दे देंगे। अगर वो मान लो नौकरी नहीं ले रही, इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हमको इतनी बड़ी संस्था में थोड़ी कोई हमें बाहर कर देगा। ठीक, अनअकैडमी थोड़ी है कि यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा हमें। ठीक, ज्यादा से ज्यादा कोचिंग को कुछ आ जाएगा, हम तो निकल जाएंगे। लेकिन ये सही बात है जो डाटा हम आपको बता रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि फर्जीवाड़ा कर रही है सरकार, कुछ नहीं कर रही है सरकार, बहुत अच्छा माइंड गेम खेल रही है। सरकार ये कर रही है कि गांव में जो 85% लोग हैं, इन्हें आप क्या करो, राशन दे दो 10 किलो, उसमें वो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या है, खुश है। ठीक, अब ये 85% सरकार से खुश नहीं है, गेहूं इनके भी गाय खा रही है, गन्ने में इनके भी गाय खा रही है, इनके भी खा रही है, दुखी ये भी है। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चलता है कि अब तुमने जाके, इनमें से किसी एक व्यक्ति ने इनके सामने जाके कह दिया सरकार नौकरी नहीं निकाली, बड़ा दुखी है, या वो खुद ही आके तुमसे कह देंगे और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। अब तुम कह दो पिछले 5 साल से पुलिस की वैकेंसी नहीं आई है, इनके अंदर तो लड्डू फूटेंगे कि कहेंगे भगवान सुबह सोमवार होता तो मैं प्रसाद चढ़ा देता। ठीक, अब ये 85% लोग केवल इसलिए वोट दे देंगे उस पार्टी को क्योंकि वो इन 15% लोगों को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। अब तुम 15% मिलकर क्या उखाड़ लोगे सरकार का, जब 85% लोग एक तरफ से वोट देने को तैयार हैं। और यही ये लोग चाहते हैं कि इन्होंने अपना एजुकेशन पर कोई पैसा तो खर्च किया नहीं है, इन्होंने उस पैसे को रखा बचा के। बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, खुद मजदूरी कर रहे हैं, तो इनके पास आय का थोड़ा सा साधन ये है कि डेली मजदूरी करके लाते हैं, पैसा बचा के कोई खर्च कर नहीं रहे हैं, सरकार उधर से राशन प्रोवाइड करा रही है। यही तो है। अब यहाँ माँ बाप खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो पैसा आ रहा है वो खर्च हो रहा है, तो एक तो तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जितना भी आ रहा है वो शिक्षा में खर्च हो रहा है, वहां से तुम्हें कोई मिलने की संभावना कुछ नहीं है। अब इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती चली जा रही, क्यों, एजुकेशन में खर्च नहीं किया था। लास्ट क्या है, लास्ट दोनों का एक जैसा ही है, नौकरी ना इन्हें मिली है पढ़ने के बाद, ये तो पढ़े ही नहीं है। एजुकेशन के मामले में लास्ट में दोनों एक जैसे रह गए। हाँ, इन्हें हंसने का कारण भी है इनके पास, तुम्हारे पास तो हंसने का कारण भी नहीं है। अब इसके बावजूद तुम सोचते हो कि सरकार हमारी 15% की मांग सुनेगी। सरकार क्यों तुम्हारी मांग सुनेगी, सरकार ने 4 राज्यों में ऐसे इलेक्शन जीत लिया बगैर किसी भर्ती के।
तो ये सरकार की पॉलिसी है जिसपे सरकार काम कर रही है। 85% और 15% पे मार दिया सरकार ने। 85% वोट सरकार का है, 15% में भी बटा हुआ है कि किसी पार्टी का, किसी पार्टी का, किसी पार्टी का। ये कारण वही तो हम बता रहे हैं, उन आर्थिक स्थिति बढ़िया है उनकी। और सरकार जनसंख्या पे पॉलिसी क्यों नहीं, जनसंख्या कानून क्यों नहीं लेके आ रही, इसीलिए नहीं लेके आ रही है क्योंकि जैसे जनसंख्या कानून लेकर आएगी तो इन 85% को दिक्कत होगी। ये जो 15% पढ़ा लिखा वर्ग है, इससे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये समझदार है पहले से। ठीक, अगर जनसंख्या संबंधित कोई कानून आता तो इन्हें दिक्कत होगी। किसी के पता चला 9 बच्चे हैं, 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं महीने, बताओ कितना हो गया? इतना तो कमा ही रहे होंगे खाने पीने के बाद। अब 90,000 किसी घर में आ रहे, 9 बच्चे हैं, क्या दिक्कत है? देश की जनसंख्या चाहे कितनी भी हो जाए, बताओ कोई मतलब कोई दिक्कत है? अब यहाँ 15% में किसी के 2 बच्चे हैं, ठीक, 2 बच्चों को वो IIT करा रहा है, नीट करा रहा है, जेई करा रहा है, जमीन बेचनी पड़ जाएगी व्यक्ति को। ये बैग टांग के चले जाते दिल्ली से कूदते हुए। आईफोन चला रहे हैं ये सब। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आपके डाउट बनेंगे, वो आपको तीनों समझ में आ गए। एक तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, ठीक। किस सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी का भी हो ना, प्रधानमंत्री बन जाएगा। किस सदन में बहुमत प्राप्त दल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा? केवल लोकसभा। राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल का व्यक्ति। इसका दूसरा उदाहरण एक और समझ लो। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो इसे लोकसभा में तो बहुमत प्राप्त था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत प्राप्त नहीं था। ऐसा क्यों था? क्योंकि आप अनुसूची 4 जब पढ़ते हो तो अनुसूची 4 में दिया गया है राज्यों से राज्यसभा सीटों का आवंटन या केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा सीटों का आवंटन, ठीक। तो राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है वो कहां से हो रहा है? राज्यों से। किस व्यक्ति के पास राज्यसभा में सीटें ज्यादा होंगी, ये बात इससे तय होगी कि किस व्यक्ति की सरकार ज्यादा है राज्य में, कितने राज्यों में ज्यादा सदस्य हैं। जिसके विधानसभा सदस्य ज्यादा होंगे उसके ही राज्यसभा सदस्य ज्यादा होंगे, क्योंकि राज्यसभा सदस्यों को कौन चुनता है? विधानसभा सदस्य चुनते हैं ना। तो राज्यसभा सदस्य जिसके ज्यादा होंगे और जिसकी ज्यादा विधानसभा सदस्य होंगे। 2014 में जो सरकार बनी बीजेपी, लोकसभा में बहुमत में आए, पूर्ण बहुमत लेकर आए, क्योंकि यहाँ तो प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा था। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष होता है। उसमें कुछ बड़े राज्य थे, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, कर्नाटक, केरल में, दक्षिण में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो विधानसभा में इनके पास, राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं था, क्योंकि इनके पास विधानसभा की सीटें कम थी। तो इसलिए राज्यसभा का बहुमत डिपेंड नहीं करता है। अब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने किससे? लोकसभा के बहुमत से। राज्यसभा में ना भी होगा तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब कोई विधेयक आता है और लोकसभा पारित करे, राज्यसभा उसे पारित ना करे तो बहुमत दोनों जगह होगा तो सरकार कुछ ज्यादा अच्छी रहेगी, जैसे इन्होंने फिर कर लिया 2017 में जब यहाँ सरकार बन गई थी उत्तर प्रदेश में, तो इनका बहुमत फिर राज्यसभा में हो गया। और राज्यसभा का बहुमत बरकरार रखने के लिए इतने 3-5 इन्होंने किए थे, अभी जो 4 राज्यों में चुनाव हुए उसमें कि अपने जो सांसद थे, सांसदों को उतार दिया इन्होंने इलेक्शन में, ज्यादातर अपने इलेक्शन में इन्होंने सांसदों को उतार दिया था, जिससे इनकी राज्यसभा का बहुमत बचा रहे। लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होगा, जीत ही लेंगे। तो इनडायरेक्टली ये राज्यसभा का बहुमत बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन सारे राज्यों को अपने उसमें रखा। अगर ये 4 राज्य अगर ये हार जाते तो इनका राज्यसभा का बहुमत क्या हो जाता, गड़बड़ा जाता, ठीक। सांसद बता रहे हैं, जो लोकसभा वाले सांसद थे उन्हें इन्होंने विधानसभा के चुनाव में उतार दिया, विधायकी के चुनाव में उतार दिया सांसद को। अब सांसद वहां से पद खाली करना पड़ेगा, सांसद वाला जीत गए तो वहां दोबारा से चुनाव करा देंगे ये, वो तो वैसे जीत जाएंगे, उनकी सुरक्षित सीटें। ऐसे लोगों को उतारा है, कोई मंत्री है, कोई कुछ है। इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा बहुत दिलचस्पी रखा करो राजनीति में, बहुत काम आती है पॉलिटिक्स पढ़ते हो तो। कौन बन गया है?
फिर राष्ट्रपति की हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां जो विधायिका से संबंधित है, ठीक। तो विधायी शक्तियों में कौन सा आ जाएगा? जैसे मान लो एक तो बिल से संबंधित जो भी शक्तियां हैं वो कौन सी कहलाएंगी? विधायी शक्तियां। कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 पावर है, या तो उस विधेयक को क्या कर दे, वो स्वीकार कर दे, या फिर वो पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, या फिर उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दे। उसे क्या कहते हैं? अपने पास रख ले। 3 काम कर सकता है, या तो उसे स्वीकार कर देगा, या पुनर्विचार के लिए लौटा लेगा, या अपने पास रख लेगा। अपने पास जब रख लेता है तब भी विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ऐसी कोई अवधि नहीं है कि कितने समय के बाद उसे जवाब देना होगा, ठीक। इसी विधायी शक्ति में आ जाएगा, जैसे मान लो लोकसभा अध्यक्ष है, आपसे पूछा जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं करता। ध्यान ऐसा मत करना कि राष्ट्रपति पढ़ाने पे में तुक्का मार दो। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है? निर्वाचन। जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं अपने में से एक को क्या कर लेते हैं? ठीक, अध्यक्ष चुन लेते हैं। एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ध्यान से सुनो, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपने पद पर नहीं हो, ठीक, तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? इसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जो कैसा होता है? अस्थायी। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अध्यक्ष की बात करेगा तो अध्यक्ष का होता है निर्वाचन। दोबारा से सुन लो, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्य अपने में से ही एक व्यक्ति का करते हैं, एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाते हैं। उपाध्यक्ष का काम यह होता है कि जब अध्यक्ष अपने पद पे नहीं होता है तो बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष अध्यक्ष दोनों पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष की नियुक्ति कर देगा। उपाध्यक्ष की नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं उपाध्यक्ष करने के, क्योंकि उपाध्यक्ष के करे फिर उसे अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। इसलिए किसकी करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति करता है अस्थायी रूप से। सेम इसी तरह से राज्यसभा में क्या होता है? अच्छा, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यदि पद पे नहीं है तो एक क्या किया जाएगा? अस्थायी रूप से सभापति की नियुक्ति करेगा। उपसभापति नहीं। जब दोनों पद पे नहीं होंगे, सभापति उपसभापति, तो राज्यसभा में सभापति की नियुक्ति करेगा। ये कैसा होगा? अस्थायी। ये भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक, ये दोनों किसमें आ जाएंगे? इसकी विधायी शक्तियों में। हाँ, वेतन वो समय के अनुसार रहेगा। अगर ये उस पे पद पे है तो वेतन उसका मिलेगा, लोकसभा अध्यक्ष का। अगर ये पद पे रहेगा तो उपसभापति। पहली बात तो उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता, सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो जो भी जब तक काम करेगा अस्थायी रूप से उसी का वेतन मिलेगा जिसका काम करेगा। ठीक, फिर विधायी शक्ति में आ जाता है कि जो भी संसद के सत्र होते हैं उन सत्रों को बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति। और बुलाने को क्या कहते हैं? आहूत करना। बुलाने को क्या कहते हैं? आहूत करना। और सत्र को समाप्त भी कौन करता है? जिसे कहते हैं सत्रावसान। तो राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाता है और संसद के सत्रों को समाप्त करता है, आहूत करता है, सत्रावसान करता है। इस तरह से आप ध्यान रखना। कोई भी एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। 3 में से कम कितना अनिवार्य है? 2 सत्र होना अनिवार्य है। वैसे 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र पहला होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। इन 3 में से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 2 होना अनिवार्य है। शुरुआत में जब होता है तो राष्ट्रपति बुलाता है दोनों सदनों से, लोकसभा से राज्यसभा से, कि वे अपने अपने सत्र बुलाओ। ठीक, तो सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। ये राष्ट्रपति की किस में आ जाएगा? विधायी शक्तियों में आ जाएगा। फिर आता है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां मतलब जो वित्त मामलों से जुड़ी होती हैं। धन, देखो वित्त और धन में अंतर है। आप पढ़ेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक।
वित्त विधेयक हमेशा बड़ा होता है, धन विधेयक उसी का एक भाग होता है वित्त विधेयक का। ठीक, आप अगर ऐसे करके देखना चाहो फिगर में, तो वित्त विधेयक के अंदर कौन सा विधेयक आ जाएगा? धन विधेयक। ऐसे धन विधेयक में केवल केवल किसकी बात हो रही होती है? पैसे की बात हो रही होती है। वित्त विधेयक में पैसे की भी बात होती है और अन्य जो प्राप्तियां और देय होते हैं, चाहे वो ब्याज को लेकर हो, चाहे वो टैक्स के लेकर हो, चाहे कोई कर लगाना हो, वो सारी बातें किसमें होगी? वित्त विधेयक में। जैसे कोई टैक्स लगाना है तो वित्त विधेयक में होगा। तो वित्त विधेयक में धन और टैक्स दोनों की बात होती है, जबकि धन विधेयक में केवल केवल पैसे की बात होती है। तो बड़ा कौन सा होता है? वित्त विधेयक। क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछ लिया था कथन करके कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। अब देख के बताओ, आपने रीजनिंग बहुत पढ़ी है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं? होते हैं। बाहर अंदर से बाहर की ओर ऐसा कुछ पढ़ा है? रीजनिंग में पढ़ा होगा आपने। ठीक, काम आएगा। अंदर से किधर जाते हैं? बाहर की ओर जाते हैं। अगर मैं सही हूं तो वो इतना ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन ये पता है कि सभी धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक, कुछ वित्त विधेयक क्या होते हैं? धन विधेयक होते हैं। हो सकता है रीजनिंग में पूछ ले, लेकिन पॉलिटी में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन करके बहुत बहुत टफ क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें किसकी बात करें? वित्त की, मतलब इसमें पैसे की भी बात आ जाएगी और अन्य जो प्राप्तियां हैं, टैक्स हैं, उसकी भी बात आ जाएगी। वित्तीय शक्तियों में, वित्तीय शक्तियों में पहले तो ये याद रखो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये भी वित्तीय शक्ति है एक प्रकार की। तो जो भी वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। ये तो आपने पीछे भी पढ़ लिया है। दूसरा, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है और धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की क्या आवश्यक है? पूर्व अनुमति। अब देखो, धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर क्या होता है? ठीक, साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक है तो उस साधारण विधेयक को या चाहे आप लोकसभा में पेश कर दो या राज्यसभा में, जहां भी कहो पेश कर दो। ठीक, लोकसभा पारित कर देगी तो राज्यसभा के पास जाएगा, और अगर राज्यसभा में पेश किया गया तो राज्यसभा पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा। यहां से पारित होने के बाद फिर कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून का रूप ले लेता है। ये साधारण विधेयकों में ऐसा होता है। अगर कोई विधेयक कैसा है? धन विधेयक है, तो धन विधेयक है, इसका निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये ध्यान रखना, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अब कोई भी विधेयक जब पेश किया जाएगा, ठीक, पेश किया जाएगा तो सबसे पहले किसके पास आएगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा अध्यक्ष को अगर ऐसा लग रहा है कि जो भी विधेयक उसके पटल पे रखा गया है इसमें पैसे की बात की गई है, वित्त की बात की गई, तो वो या तो उसे धन विधेयक घोषित कर देगा। धन विधेयक अगर विधेयक को घोषित कर दिया तो वो चर्चा ना करा के वो डायरेक्ट किसके पास भेजता है? राष्ट्रपति के पास। जब तक कि राष्ट्रपति अनुमति ना दे दे तब तक लोकसभा अध्यक्ष उस विधेयक पे चर्चा नहीं करा सकता। किस पर? धन विधेयक पे। साधारण विधेयक में ऐसा नहीं होता है। अब लोकसभा अध्यक्ष के पास आया, कौन पेश करेगा? कोई मंत्री पेश करेगा। हमेशा ध्यान रखना, धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है, उसे केवल मंत्री पेश कर सकते हैं। ठीक, दो तरह के विधेयक होते हैं, सरकारी और निजी। निजी विधेयक कोई पेश कर सकता है, लेकिन सरकारी विधेयक केवल मंत्री पेश कर सकते हैं। तो धन विधेयक कोई मंत्री पेश करेगा, मंत्री ने पेश किया, लोकसभा अध्यक्ष ने उसे पढ़ा। ठीक, पढ़ने के बाद उसे लगा ये धन विधेयक है, तो उसने किसे भेज दिया? राष्ट्रपति को। जब तक कि राष्ट्रपति अनुमति ना दे दे तब तक कि उस पर चर्चा नहीं कराई जाएगी। राष्ट्रपति अनुमति दे देगा, लोकसभा में उस पर क्या होगी? चर्चा होगी। चर्चा जब होगी, वहां से पारित होगा, पारित होने के बाद राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक के मामले में कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल रोक सकती है 14 दिन के लिए, या फिर उसमें सुझाव दे सकती है। जरूरी नहीं लोकसभा उस पर सुझाव माने। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, वो पूछेगा कहां संयुक्त बैठक नहीं हो सकती? धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा की शक्ति नहीं है, और राज्यसभा की जब शक्ति नहीं है तो धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। सभी जगह साधारण विधेयक है, संयुक्त बैठक होगी, लेकिन धन विधेयक को लेके संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। फिर राज्यसभा पारित कर देगा, राज्यसभा के बाद फिर कहां चला जाएगा? वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अब एक विशेष शक्ति यहां और भी है कि राष्ट्रपति कभी भी धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पहले अनुमति दे चुका है, तो राष्ट्रपति बाध्य है उस पर क्या करने के लिए? हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक, ये ध्यान रखना। ये मामला किससे संबंधित हो रहेगा? धन विधेयक की। राष्ट्रपति की शक्तियां किससे संबंधित? धन विधेयक। धन विधेयक कोई है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा। ठीक, बजट हमेशा किसकी ओर से पेश किया जाता है?
तो बजट भी हमेशा किसकी ओर से पेश किया जाता है? प्रधानमंत्री की तरफ से पेश किया जाता है, लेकिन पेश कौन कराएगा? राष्ट्रपति। ठीक, तो बजट जो है राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाता है। दूसरा, जो अनुदान की मांगे होती हैं, ये भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती है। अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती है। ठीक, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति बिल्कुल किसकी तरह? धन विधेयक की तरह। ठीक, अनुदान की मांगे क्या होती है आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ लो। बजट के बाद बचा हुआ जो पैसा होता है, या कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो सीमावर्ती राज्य हैं, तो वो अपने लिए किसकी मांग करेंगे? अनुदान की मांग करेंगे एक्स्ट्रा। एक तो पैसा बराबर बढ़ता है राज्यों को, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर पैसा बांट दिया सरकार ने। कुछ राज्य ऐसे हैं जो गरीब हैं या जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला है, या कोई राज्य ऐसा है जिसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है। जैसे मान लो बिहार है, तो वो अनुदान की मांग करेगा किससे? संसद से। लेकिन अनुदान की मांग डायरेक्ट नहीं कर सकता, किससे करेगा? वो राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति के जरिए वो बात किसके सामने रखी जाएगी? संसद के सामने रखी जाएगी। तो अनुदान की मांगे हमेशा किसकी पूर्वानुमति से पेश की जाएंगी? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। अनुदान की मांगे क्या है? वे विषय जो बजट में नहीं रखे गए हैं, उनको क्या कहते हैं? अनुदान की मांगे कहते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएंगी? आपकी वित्तीय शक्ति। इसी में हो जाएगा एक आकस्मिक जो निधि होती है, वो किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति के अधीन होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि आरबीआई में एक अकाउंट होता है केंद्र सरकार का, एक संचित निधि होती है, एक होती है आकस्मिक निधि। संचित निधि में धन जमा रहता है, आकस्मिक निधि में आकस्मिक स्थिति के लिए धन जमा रहता है। ये कितना होता है? 500 करोड़। 500 करोड़ रुपए हमेशा जमा रहता है किसमें? आरबीआई में। और इस पे जो आकस्मिक निधि होती है, इस आकस्मिक निधि पे किसका अधिकार होता है? अधिकार तो नहीं देंगे, राष्ट्रपति के संरक्षण में होती है। किससे संरक्षित में होती है? राष्ट्रपति। जब भी कोई धन निकालना है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है, तभी आप उसमें से कोई धन निकाल सकते हैं। आकस्मिक स्थिति में ही निकाला जाता है, ऐसे नहीं। बजट वित्त मंत्री पेश करता है, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाता है बजट। राष्ट्रपति की सिफारिश से, या राष्ट्रपति पेश करवाता है, ऐसा कह सकते हो आप। करता वित्त मंत्री है बजट में। जो नहीं, जो भी रखा जाएगा, जो बजट होता है वो भी एक प्रकार का धन विधेयक ही है। तो बजट जो पेश किया जाता है तो उसमें चर्चा कराई जाती है ना, तो वो पास कराया जाएगा वहीं संसद में। ऑप्शन क्या क्या थे? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री तो एक ही बात है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री दोनों एक ही बात है। अच्छा, वित्त आयोग, वित्त आयोग बजट पेश नहीं करता है। वित्त आयोग बंटवारा करता है वित्त का, राज्य केंद्र के मध्य। ठीक, अगली कौन सी है? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी के भी द्वारा दी गई सजा को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है, कम कर सकता है, अवधि कम कर सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है। ठीक, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो, या फिर मार्शल कानून हो, उसको भी कर सकता है। ध्यान रखना, राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं कि वो मार्शल कानून को चेंज कर सके, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो मार्शल कानून को भी क्या कर सकता है? बदल सकता है। मतलब एक व्यक्ति के संबंध में पूरे कानून चेंज नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मार्शल कोर्ट के तहत सजा दी गई तो उसे भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। ठीक है, मार्शल, एक केवल शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां हैं। पहली है क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 72 में। इसमें जो भी व्यक्ति है
जिसको सजा दी गई है या सजा सुनाई गई है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति पूर्णतः माफ कर सकता है, पूर्णतः क्षमा कर सकता है, और व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है जैसे कि उसने अपराध किया ही नहीं है। ठीक, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति ने अपराध नहीं किया था, ये राष्ट्रपति उसे क्या कर देगा, पूर्णतः क्षमा कर देगा। ये कहलाएगी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकता, राष्ट्रपति है। तो तुम्हारे गली मोहल्ले का मॉनिटर नहीं है क्लास का कि हाँ मैंने शोर मचाया क्लास में, ऐसा देना नहीं। राष्ट्रपति की अगर नजर में यह है कि अपराध किया तो कर ही नहीं सकता राष्ट्रपति। पद की भी तो गरिमा होती है। बहुत विशेष स्थिति में ऐसा होता है कि सजा माफ कर दी जाए, क्षमादान दे दिया जाए। इतना आसान नहीं है। फिर वो उसके ऊपर कदाचार भी तो लग सकता है, राष्ट्रपति के ऊपर संविधान पे अतिक्रमण करने का। हाँ, अगला दूसरा इसमें परिहार, दूसरी क्षमादान शक्ति में, न्यायिक शक्ति में है परिहार। परिहार में क्या करता है राष्ट्रपति, सजा की अवधि को कम कर देता है। अवधि कम करने का मतलब क्या है कि अगर किसी को 20 वर्ष का कारावास है तो इसे किसमें बदल सकता है, 10 वर्ष में। इसे कहते हैं राष्ट्रपति की परिहार शक्ति। ठीक, यहां क्या करेगा, पूर्णतः क्षमा कर देगा इसमें। फिर तीसरी कौन सी है, लघुकरण। तीसरी शक्ति कौन सी है, लघुकरण है। इसमें क्या करता है राष्ट्रपति, सजा की प्रकृति को बदल देता है। अब ये ध्यान से सुनो, सजा की प्रकृति बदलना क्या होता है। सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास है, मान लो वो व्यक्ति है बुजुर्ग। कठोर कारावास, साधारण कारावास दो तरह का होता है। एक तो कठोर जिसमें काम कराया जाता है, इसे कहते हैं साश्रम कारावास। अगर आप आईपीसी वगैरह पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे दरोगा के लिए। 10 वर्ष का कठोर कारावास साश्रम कारावास है, कार्य के सहित। व्यक्ति को कार्य भी करना पड़ेगा उसमें जेल के अंदर। एक होता है साधारण कारावास। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, अब जरूरी नहीं कि आप जेल के अंदर हो, आपको कठोर कारावास है तो आप काम करो, आप पैसे दे सकते हो, पैसे जाते हैं उसके। आपको कार्य नहीं करना है, आप उसके क्या कर दो, पैसे कर दो, पैसे जमा कर दो। तो जो बड़े लोग होते हैं जिन पे कठोर कारावास होता है वो तो काम नहीं करते हैं, पैसा अपना जमा कराते रहते हैं। दूसरा, अगर आपको साश्रम कारावास है, कठोर कारावास, तो आप कार्य कर रहे हो तो उसका भी पैसा मिलता है। इतना नहीं मिलता जितना बाहर मिलता है। बोले अंदर चले जाओ, मजदूरी करेंगे आराम से और रोटी खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो 10 साल का अगर कठोर कारावास है तो राष्ट्रपति उसे साधारण बदल देगा। मान लो कोई व्यक्ति बुजुर्ग है या कोई महिला है इस तरह से, तो किसमें बदल देगा, साधारण कारावास में। लेकिन अवधि वही रहेगी, 10 वर्ष की पहले भी थी, 10 वर्ष की अवधि रहेगी। अगला आपका प्रिविलम। प्रबुलन में क्या होता है, सजा को कार्य रूप देने के लिए अस्थायी रोक लगा दी जाती है कुछ समय के लिए। ठीक, इसलिए लगा दी जाती है कि अगर मान लो कोई केस है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दे दी, ठीक, फांसी की सजा दे दी, तो उसमें हो सकता है कोई व्यक्ति क्या है, बीमार है या किसी तरह की अन्य स्वास्थ्य संबंधित गड़बड़ी है, या फिर राष्ट्रपति को लग रहा है कि इस पर एक बार और विचार किया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट वाली को रोक लगा के कुछ समय के लिए होल्ड कर देगा, उसे कार्य रूप नहीं दिया जाएगा। मतलब सजा को कुछ समय के लिए अस्थायी रोक। अस्थायी क्या लगा देगा, रोक लगा देगा, किसमें, प्रबलम में। और अगली है आपकी कौन सी, विराम। अगली कौन सी है, विराम। इसमें क्या करता है राष्ट्रपति, एक तो सजा की अवधि भी कम कर देता है और सजा की प्रकृति भी बदल देता है। ये विशेष स्थिति में होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 20 वर्ष की कारावास है कठोर, तो इसे बदल सकता है 10 वर्ष की साधारण। तो इसमें प्रकृति बदली और प्रकृति के साथ साथ क्या भी बदल गया, अवधि भी बदल गई। ठीक, तो विराम में, या मान लो किसी व्यक्ति को फांसी की सजा है और फांसी की सजा को उसने किसमें बदल दिया, नहीं तो केवल वो बदलेगी ना, 20 वर्ष में क्या बदल दिया, 20 वर्ष के कारावास में। तो अवधि भी कम हो गई है वो भी। ये तुम बता रहे हो कौन सा, वो लघुकरण में आएगा, जिसमें मान लो फांसी की सजा है, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। तो किसमें प्रकृति बदली है केवल,
व्यक्ति का जीवन वैसे भी अंदर रहेगा, फिर भी अंदर रहेगा उसी में, मतलब पैसे मर जाता है उसमें, केवल क्या बदल गई, प्रकृति बदल गई। ठीक विराम में क्या होता है, अवधि भी कम हो जाती है, क्या हो जाता है, प्रकृति भी चेंज हो जाती है। फिर आता है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, अगला। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, ट्रेन से जाने वाला कौन कौन बच्चे है, कोई? काफी लोग हैं। लेट तो नहीं है, देख लो, देखो तो टॉपिक खत्म ही हो जाएगा फिर। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, लेट है? हाँ तो ठीक है, फिर ये टॉपिक खत्म। अब इधर ध्यान दो, अब दोबारा से मत देखना, आराम से पढ़ते रहो। सैन्य शक्तियों का मतलब यह है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक, ये रट लो, ये तो सबको पता भी होता है वैसे भी, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको रखनी, जो भी युद्ध होगा उस युद्ध किसकी तरफ से घोषित होता है, युद्ध की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। और युद्ध की विराम की घोषणा भी कौन करेगा, युद्ध विराम की घोषणा भी कौन करता है, राष्ट्रपति। ये नहीं कि मीडिया चिल्लाती रहती कि मोदी का दबदबा, मोदी का दबदबा लगा के चले जाओ पेपर में। मीडिया वाले के चक्कर में पेपर गलत मत कर लेना, देखो ही मत इन्हें, ठीक है। ये कट्टू टाइप के हैं, एकदम से पुतला बना के बैठा दिए इसे। एक कवि कल परसों था, बड़ा अच्छा उसका वो था, एक साहित्य का प्रोग्राम होता है उसमें, तो उसने कहा, वो थोड़ा हास्य कवि था, उसने कहा पता नहीं क्या बोला था, ऐसे कि दुबई से आया हूं रात में, और कसम से मैं झूठ में नहीं बोल रहा हूँ, रात में दुबई से आया था, सुबह में प्रोग्राम में आ गया। फिर उसने अगली लाइन कही थी, बड़ी मतलब एक सोचने वाली लाइन थी, हंसने वाली लाइन थी। उसने कहा कि वैसे भी पत्रकारों का प्रोग्राम है, पत्रकारों के प्रोग्राम में मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्रकार खुद भी इतना झूठ बोल रहे हैं। तो ये कह रहा था पत्रकारों के प्रोग्राम में मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगली लाइन में कह रहा है, जनता बहुत हंसने लगी, बोले आप जैसा समझ रहे हो वैसा मैं नहीं कहना चाहता, अगर आप समझ रहे हो तो मैं वैसा ही कह रहा हूं। बहुत अच्छी बात उसने कही, वो चेहरे उतर गए उनके, हाँ जो भी बैठे हुए थे, लेडीज बैठी थी एक, बहुत गहरी बात कही थी उसने। ठीक, तो युद्ध विराम की घोषणा या युद्ध की घोषणा कौन करता है, हमेशा राष्ट्रपति की तरफ से होती है, राष्ट्रपति के नाम से होती है, ठीक है। अगली है आपकी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों में क्या है कि राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपात लगा सकता है, जो आप किसमें पढ़ेंगे, भाग, कौन से भाग में पढ़ेंगे, भाग 18 में। एक तो अनुच्छेद कौन सा है, 352, अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगा देगा, राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात कहां लगता है, पूरे देश में। फिर दूसरा 4-4 के गैप पे अनुच्छेद 356, कौन सा, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 और 360 में क्या दिया गया है, वित्तीय आपात। ठीक, तो राष्ट्रपति 3 तरह का आपात लगा सकता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। वित्तीय आपात धन की कमी में लगेगा, राष्ट्रपति शासन राज्य में लगेगा, राष्ट्रीय आपात केंद्र में लगेगा। ये तीनों आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। उससे जाना है तुम्हें। अगली है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। वीटो सही करके लिखा होगा, काट के सही कर लेना उसे। कभी नहीं लगाया, कितना लप्पू सा क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है हमारी तरह। तो हमें देख के बता सकते हैं डिप्रेशन में, कोई नहीं बता सकता, यही सबसे बड़ा डिप्रेशन है कि कोई बता नहीं सकता है।
राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। कौन लाइटें ऑन ऑफ कर रहा है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। देखो, राष्ट्रपति वीटो शक्ति कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की। सबसे पहली है जो आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो। कुछ लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था, घुमा के पूछा गया, घुमा के तब पूछा गया जब आपने केवल शब्द सा पढ़ लिया है। और जब शब्द सा पढ़ोगे तो क्वेश्चन अभी तुम्हें यही लगेगा घुमा के पूछा गया। जैसे ये लड़का भी कह रहा था कि रटें, मतलब याद कैसे करें, लाइन की लाइन याद नहीं करना, उसे समझो। ठीक है, अगर तुम शब्द सा ऐसे याद कर लोगे तो इसमें बहुत चीजें छुपी होती हैं अंदर, जो हम निकाल ही नहीं पाते उसके अंदर से। राष्ट्रपति की आत्यांतिक वीटो शक्ति क्या कहती है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को क्या कर दे, सहमति नहीं देता, मतलब अस्वीकार कर दे। जो भी हमने पीछे बताया था कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने उसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इसे कहते हैं आत्यांतिक वीटो शक्ति। इसमें कतई दिमाग लगाने की कोई जरूरत तो है नहीं। अब ऐसा अब तक कितनी बार हुआ है? मात्र 2 बार हुआ है कि किसी विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया है। एक तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और दूसरा आर वेंकट रमन्ना के द्वारा। क्या गलत लिखा है? हाँ, जहां भी गलत से हुआ है वो गलत है। 1991 में आर वेंकट रमन्ना के द्वारा 2 बार इसका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है अब तक आत्यांतिक वीटो का। बाकी आजकल के राष्ट्रपति देख ही रहे हो कैसे हैं, उनसे कुछ करवा लो, उनसे किसी गाली दिलवा दो, गाली देने तैयार हैं। अगर प्रधानमंत्री कहते फलाने व्यक्ति गाली दो तो गाली दे देंगे। उन्हें नहीं पता कि पद की गरिमा क्या है, इस तरह के राष्ट्रपति हैं। ठीक, दूसरा निलंबनकारी वीटो। दूसरा कौन सा है? निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या करता है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है, लेकिन इसकी कंडीशन है पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है। अगर संसद दोबारा से उसे पेश कर दे तो राष्ट्रपति की फिर मजबूरी है, उसे क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। मतलब राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है पुनर्वास के लिए? मात्र 1 बार। दूसरी बार में उसे क्या करना पड़ेगा, पारित करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति को कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है तो वो दोबारा से कर दे, दोबारा से विचार करो उस पर। अब लोकसभा का एटीट्यूड ईगो हट हो रहा है। लोकसभा ने कहा अच्छा तुम वापस करोगे, तुम हमारे संरक्षण में बैठे हुए व्यक्ति, ऐसा जीव का क्यों भेजेंगे, और इतनी पावर तक वापस करके देखो। अब पावर है ही नहीं तो राष्ट्रपति क्या करेगा, मजबूरी में से पास कर देगा। फिर अगला है आपका कौन सा, जेबी वीटो। तीसरा कौन सा है, जेबी वीटो, जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति जो विधेयक आता है उसे टेबल पे पड़ा रहने देता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, उसके पास रखा रहता है, और रखे रखे वो क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद अस्वीकार हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ना तो सहमति देता है, ना ही पुनर्विचार के लिए वापस करता है। इसका प्रयोग केवल 1 बार हुआ है 1986 में। अब सब राष्ट्रपति वैसे होते नहीं ना। 1986 में किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे उन्होंने। ठीक, और इन्होंने जब अब ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया, फिर ये दोबारा पेश भी नहीं किया। डाक को करके कोई विधेयक था, डाक विधेयक। ठीक है, तो 3 प्रकार की वीटो शक्ति राष्ट्रपति को हो जाएगी, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। अब क्वेश्चन जो आप कह रहे हो ना, घुमा के पूछ रहा है, उसमें एक दिमाग इधर लगाओ। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन से वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता धन विधेयक के मामले में। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है? धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति कौन से वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है? आत्यांतिक वीटो का नहीं कर सकता है। अस्वीकार कैसे कर सकता है धन विधेयक को, अभी पीछे बताया था। तो राष्ट्रपति कौन से वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है? आत्यांतिक वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। किसके मामले में?
धन विधेयक के मामले में अस्वीकार नहीं कर सकता, पुनर्विचार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जेबल वीटो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ, जेबल वीटो मतलब कोई रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन नहीं कर सकता है, ध्यान रखना कौन सा, आत्यांतिक वीटो राष्ट्रपति नहीं कर सकता। किस मामले में? धन विधेयक के मामले में। साधारण मामलों में ऐसा कर सकता है। ठीक, ये कौन सी हो जाएंगी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। साधारण विधेयक में तीनों को कर सकता है। अगली है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये ध्यान से समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। 1 2 3 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश क्या है पहले तो ये समझो। जब लोकसभा या फिर राज्यसभा, दो ही सदन है, लोकसभा राज्यसभा जिसमें काम नहीं कर रही हो, मतलब इनके सत्र नहीं चल रहे हो, अब पूरे 12 महीने तो चलते नहीं रहते हैं, बीच बीच में छुट्टी भी रहती है। अगर सरकार को किसी कानून की अचानक से आवश्यकता पड़ जाए, ना लोकसभा काम कर रही है ना राज्यसभा काम कर रही है, एक कंडीशन तो ये है, ध्यान से सुनना, कि लोकसभा राज्यसभा कार्य ना कर रही हो, मतलब सत्र नहीं चल रहे हो, पहली कंडीशन। दूसरी, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सत्र ना चल रहा हो, क्योंकि दोनों की आवश्यकता होती है ना कानून बनाने के लिए। तो देखो, राज्यसभा तो कभी भंग हो नहीं सकती। ठीक, लोकसभा चुनाव मान लो हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो उस सत्र में अगर चुनाव हो रहा है तो हो सकता है सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक, तो या तो दोनों में से किसी का सत्र नहीं चल रहा है, या दोनों में से किसी एक का सत्र नहीं चल रहा है, अचानक से किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, उस कानून को बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। इसी को कहते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। अध्यादेश के तहत बनाया गया कानून कैसा होता है? अस्थायी कानून होता है। ठीक, लेकिन ये वैसे ही लागू होता है जैसे संसदीय कानून लागू होगा, काम वैसे ही करेगा जैसे कि ये संसदीय कानून काम करता है, लेकिन ये है कैसा? अस्थायी, कुछ समय के लिए लागू रहेगा। दूसरी है कि कब तक लागू रहेगा? तब तक ही लागू रहेगा जब तक कि ये लोकसभा राज्यसभा दोबारा से काम करना शुरू ना कर दे। और अगर लोकसभा राज्यसभा दोबारा से काम करना शुरू कर देती हैं तो 6 सप्ताह के अंदर या तो ये समाप्त हो जाएगा, या तो हो जाएगा समाप्त। अगर पारित कर दिया तो ये कैसा बन जाएगा? अगर पारित कर दिया तो ये बन जाएगा स्थायी कानून। स्थायी कानून मतलब संसदीय कानून, फिर लागू हो जाएगा ये हमेशा के लिए। ठीक, कितने दिन के अंदर? 6 सप्ताह के अंदर पारित कराना अनिवार्य है। लोकसभा राज्यसभा के सत्र होने के शुरू हो जाए, उसी के 6 सप्ताह के अंदर पारित करा लो, तो फिर ये स्थायी कानून बन जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर दोनों सदनों के सत्र चल रहे हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक, ये ध्यान रखना कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सत्र चल रहे हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। कब कर सकता है? या तो दोनों के सत्र नहीं चल रहे हो, या दोनों में से किसी एक का सत्र नहीं चल रहा हो तो। ठीक, ये आपकी क्या होगी? राष्ट्रपति की शक्तियां हो गई। फिर नीचे इसमें दिया है कि राष्ट्रपति का अगर कोई निर्वाचन, ठीक, एडिशनल नीचे दिया होगा नोट डाल के, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 किसकी आवश्यकता पड़ती है? अनुमोदक की, और 50 प्रस्तावक की, और 15,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं जमानत राशि के रूप में। अनुमोदक प्रस्तावक नहीं, 50 होते हैं। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति में हो, उपराष्ट्रपति में होगा नहीं, 50-50 होता है। 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होते हैं, और 15,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं जमानत राशि के रूप में। कहां? आरबीआई के पास। ठीक, ये 50 अनुमोदक अलग होने चाहिए और 50 प्रस्तावक क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। ठीक,
दूसरा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवाद होते हैं वो कौन देखता है? केवल सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, निर्वाचन आयोग नहीं देख सकता। क्यों नहीं दे सकता निर्वाचन आयोग? क्योंकि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ही केवल देख सकता है इनके विवादों से संबंधित, जो भी विवाद होगा निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। ठीक, तो ये आपको एडिशन जानकारी है इसमें जो याद रखनी है। ठीक है, यहीं तक रखो आज।